एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रही हैं। यहाँ मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, जिससे आपको कन्वीनियंट हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय मतलब कि अगर आप दो नंबर्स का सीक्वेंस चेंज करते हैं, तब उनको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर की जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी लेफ्ट में और राइट में। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने बोला कि 2 + 3, तो 2 + 3 को अगर मैं 3 + 2 लिख दूं, इनका जो क्रम है वो क्या कर दूं, बदल दूं। क्रम विनिमय, ठीक है, क्या कर दूं, बदल दूं। तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? 2 + 3 यहाँ भी 5 था और 3 + 2 यहाँ पे भी क्या है, 5 ही है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका सीक्वेंस बदलने पे भी आंसर सेम रहता है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे अगर 2 × 3 कर देंगे और यहाँ अगर 3 × 2 कर देंगे, तब भी कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं, आंसर विल बी सेम। ओके, समझ आई आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। a × b = b × a। a में b की करो या b में a की गुणा करो, बात वही है। ठीक है, इसको और भी तरीके से शो कर सकते हैं। a + b = b + a, ये भी ट्रू है। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे 3 नंबर्स ले लें तो वो उसके लिए भी क्या रहेगा, श्योर ही रहेगा कि हाँ ये क्रम चेंज करने पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव का मतलब होता है सहचर्य, मतलब आपकी जिसके साथ बनती है आप उसके साथ हो जाओगे और इसमें भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका और इसको यूज क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं a × b × c, क्लियर, और फिर मैं = का साइन लगाऊं और फिर a और c को एक साथ ले लूं ब्रैकेट में और b को बाहर कर दूं, b को क्या कर दूं, बाहर कर दूं, तो क्या कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? कोई चेंजेस भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने जस्ट सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया है कि मैंने a को c के साथ ले लिया, a को c के एसोसिएशन में ले लिया। ठीक है, तो भी यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सेम चीज हम कर सकते हैं अप्लाई फॉर एडिशन। अगर मैं इन सबको ऐसे ऐड करूंगी, क्लियर, तो यहाँ पे a में आप c ऐड कर सकते हो या a में b भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ गया आपका क्या, +b। ओके, तो क्या किया हमने सिर्फ क्या कर दिया है, जिसके साथ बनती है उसके साथ रख लिया। अब क्यों करते हैं हम ऐसा, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज क्यों करते हैं उसको देखते हैं। अगर मैं एक नंबर ले लूं 8 9 9 9 6 7 9, क्लियर, और मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूं किससे, 25 से, और यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4 से। किससे कर दूं, 4 से। जरा इस नंबर को देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी टिपिकल। ठीक है, क्योंकि आपको इतने बड़े नंबर की किससे मल्टीप्लाई करनी है, पहले 24 से करनी है, 25 से, देन 4 से करनी है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे। क्या करोगे आप इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे। कैसे करोगे, ये 4 और 25, हमें पता है कि 25 × 4 कितना होता है, 100 होता है। तो अगर इन दोनों को हम साथ में ले लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, इस 4 को 25 के साथ ब्रैकेट में ले लिया और बाकी ये वाली डिजिट को हमने बाहर ले लिया। कैसे ले लिया, बाहर ले लिया, 6 7 9, और यहाँ कर दिया 25 × 4। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमें करना ये है कि 25 और 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 100, और 100 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर सेम ही आता है, बस उसके आगे क्या लग जाते हैं, 2 जीरोस लगते हैं।
तो हमने विदाउट एनी डिवीजन, हमने क्या किया, विदाउट एनी डिवीजन अपने आंसर को फटाफट निकाल लिया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से हम यूज करते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि जिसकी जिसके साथ बनती है उसको एक ब्रैकेट में ले आओ। ओके, बाकी चीजें सेम। यस, तो इसके बाद हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि मैंने बोल दिया कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पे सूट करती हैं और किस पे सूट करती हैं, डिवीजन एडिशन पे सूट करती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन दोनों पे भी वो होंगी, अप्लाई होंगी? तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं कि 10 डिवाइडेड बाई 5 और फिर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं और कर दूं कि 5 डिवाइडेड बाई 10, क्या ये दोनों ही चीज़ें आपको सेम लग रही हैं? क्या आपको ये दोनों चीज़ें सेम लग रही हैं? अगर 10 डिवाइडेड बाई 5 किया तो आ गया 2 और 5 डिवाइडेड बाई 10 किया तो आ गया 1/2। आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों ही प्रॉपर्टी किस पे सूट नहीं करती हैं, डिवीजन पे भी नहीं करती और सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं करती। क्लियर है? ओके, और सेम चीज अप्लाई होगी किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो उसका सब्ट्रैक्शन का। तो 10 में से 5 माइनस कर दो या 5 में से 10 माइनस कर दो, क्या ये इक्वल है? तो यहाँ पे आएगा आपका 5 और यहाँ आएगा -5। दे आर नॉट इक्वल, तो ये सब्ट्रैक्शन पे भी सूट नहीं करती। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या करेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। क्या किया मैंने, A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया B के साथ और C के साथ। इसको हम बंटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंटन। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब हुआ कि A की मल्टीप्लाई B से हो रही है और A की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, C से भी हो रही है। तो A को B के साथ ले लिया और फिर A को किसके साथ ले लिया, C के साथ ले लिया। ब्रैकेट यूज करने का यही मतलब है कि जो बाहर टर्म है उसकी मल्टीप्लाई इन सारे टर्म से हो रही है। कैसे? जैसे 2 ले लिया और यहाँ पे 3 प्लस x ले लिया। तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 से हो रही है, देन 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, x से हो रही है। इसको हमने क्या बोला, बंटन। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको भी हम कैसे यूज करेंगे वो आपको बताऊंगी, और ये भी आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए यूज करते हैं। हम कैसे करते हैं, देखिए आप, अगर एक आपको इस तरह की डिजिट दे दी जाए, ओके, और कह दिया जाए कि इसको 123 से कर दो क्या, मल्टीप्लाई, तब आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस 99999 मतलब 99,999 को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे -1। अगर यहाँ पे 99 होता तो हम 100 - 1 लिखते, 999 होता तो फिर हम 1000 - 1 लिखते। पर हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स 9 है, इसलिए 5 टाइम्स हमें 0 लेने पड़ेंगे। देन आपको 123 से फिर करना है क्या, मल्टीप्लाई। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये 2 टर्म है और एक टर्म है इसके बाहर, तब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 123 की पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर 123 की 1 से मल्टीप्लाई होगी। कैसे होगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 123 और इसके आगे कितने 0, 2 2 एंड 1, कितने 1 2 3 4 एंड एक 0, एंड माइनस 123 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 123। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 123 की आप सिर्फ इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी -1 एज इट इज रखो, ऐसा नहीं करना। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि A की मल्टीप्लाई ना सिर्फ B से हो रही है बल्कि C से भी हो रही है। तो वो आपको याद रखना है कि इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे भी होगी और 1 से भी होगी। ओके, अब ये डिजिट कितनी इजी सी आ गई और इसमें से अब हमें सिर्फ 123 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, हमने इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को सिर्फ किस में कन्वर्ट कर दिया,
सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन में। क्लियर है आपको ये बात? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी। देन देखते हैं क्या, एडिटिव इनवर्स। यस, तो एडिटिव आइडेंटिटी से हम निकालते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स या योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, पहले एक चीज समझते हैं कि ये आइडेंटिटी वर्ड क्या है। तो अगर मैं बात करूं 5 की, 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि मुझे वापस से क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। मीन्स इस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, जो ये है पहले वही ये रहे बाद में। कब होगा ऐसा? जब हम ऐड करेंगे इसमें क्या, 0। ठीक, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो गई, 0 हो गई। बिल्कुल वैसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो एडिशन की हो गई, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 5 में किसकी गुणा करें कि वो वापस से क्या बन जाए, 5 बन जाए। तो गुणा किसकी करनी पड़ेगी, 1 की करनी पड़ेगी। तो 1 क्या हो गया आपका, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो अगर एक नंबर आपको दिया है 6, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे कि आपका क्या आ जाए, वही आ जाए क्या, जो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हमने यूज किया था, 0। तो इसमें अगर मैं -6 कर दूं तो ये आ गया 0। मतलब क्या किया, सिर्फ साइन चेंज किया। इसी तरह से अगर -3 है तो वो क्या कर देंगे, उसको +3, आना क्या चाहिए, 0, क्योंकि हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 0 है। इसलिए कभी भी जब योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उस नंबर का सिर्फ क्या चेंज करते हैं, सिर्फ चेंज करते हैं क्या, साइन। प्लस में है तो क्या कर देंगे, माइनस में, और माइनस में है तो क्या कर देंगे, प्लस में। क्लियर? अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं बात करूं 5 की, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। ये हो गया इसका इनवर्स। कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे है -5, तो ये हो गया 1/-5। इसमें साइन जो है वही रहता है, साइन तो जो है वही रहता है, बस वैल्यू 1 में आ जाती है। अगर मैं बात करूं x की, तो ये हो जाएगा 1/x, इसका क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। और अगर मैं बात करूं किसकी, 1/t की, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो इसको कर देंगे t, क्योंकि जब 1/t को भी 1 के अपॉन में लिखते हैं तब ये आ जाता है आपका क्या, t। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये हो गई आपकी सारी प्रॉपर्टीज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, यस। तो अब बात करेंगे किसकी, जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, एक तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है और दूसरा कुछ रैशनल नंबर के और डेसिमल के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो मिक्स है इसमें चीज़ें, कुछ आपके ऐसे भी आएंगे जहाँ पे उन्होंने कंटेंट के साथ थोड़ी बहुत पेडागोजी भी लगा रखी है, तो वो यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, ठीक है, रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं या परिमेय संख्या की, किसकी बात करूं, परिमेय संख्या की, तो हम इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको वीडियो में ये कवर भी करवाया हुआ है। एक तो हो गया आपका इंटीजर वाली फॉर्म, इंटीजर, एंड एक हो गया आपका किसमें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इंटीजर आपको पता है क्या, पूर्णांक। जब हम किसी को कैसे लिखते हैं, ये इस फॉर्म में, ये हो गई आपकी नंबर लाइन और ये हो गया -1, -2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे +1, +2 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए आपके इंटीजर्स, और हम इसको किसमें, डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको फ्रैक्शन में मिलेगा देखने के लिए। इसमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन। तो ये रैशनल नंबर ही फ्रैक्शन होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और डेसिमल तो आपको पता ही है, ठीक है, जैसे 3.45, इसको मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो पहले प्रॉपर्टी डिस्कस की है उस पे भी। तो चलते हैं आगे। एंड यस, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इफ x + 5
प्लस 7y। देखो ध्यान से देखो इसको, एक ब्रैकेट के अंदर क्या है x प्लस 5 है और बाहर क्या है 7y है। क्लियर? और ये किसका है? प्लस वाला साइन है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें आपको ब्रैकेट यूज की गई थी। अब बीच में या तो मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे और या फिर क्या होगा? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा। बट ब्रैकेट वाली जो थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी आपको पता है, ठीक? आपने गेस कर लिया होगा। अब इसको इन्होंने कैसे लिख दिया? 5 को तो ले लिया बाहर और 7y को कर दिया अंदर। इसका मतलब जिसकी जिससे बन रही है उसको उसके साथ ले लिया। और इस प्रॉपर्टी को कौन सी बोलते हैं हम? एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। तो हमें पता लग गया कि ये डिसोसिएटिव नहीं, इसको डिसोसिएटिव कुछ नहीं, ठीक है? तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका क्या? रॉन्ग। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो आप पहले ही हटा दो क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वहां पे बीच में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है? यहाँ हिंदी में भी लिखा है, आप उसको देख सकते हो। तो ये क्या नहीं है? ये सहचर्य और बंटन। बंटन तो बिल्कुल नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव था, ये डिसोसिएटिव नहीं है, ठीक है? यही वाला टर्म है यहाँ पे। तो ये बंटन तो नहीं है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन अगर देखें तो बंटन यहाँ पे भी नहीं है। अब क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी है? एसोसिएटिव मतलब सहचर्य है। और सहचर्य हमें सिर्फ किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। पर बी के साथ में फोकस करो कि एक और चीज है जो कि क्या है? कम्यूटेटिव। तो क्या ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी हो सकती है? क्या आपको मैंने नहीं बताया कि 3 टर्म्स को भी अगर हम इधर उधर कर देते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हो, ठीक है? आप इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एसोसिएटिव जैसी ही है, ठीक? आप देखो कि 3 टर्म्स मोस्टली हम किस में यूज करते थे? एसोसिएटिव में। इसमें 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से कम नहीं चलेंगे, और यहाँ पे 2 भी चल सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जो हुई आपकी वो कौन सी हुई? ऑप्शन बी वाली। दोनों ही प्रॉपर्टी सूट कर रही हैं। क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो बहुत ध्यान से ऑप्शन देखेंगे क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ऑप्शन बिल्कुल सेम आते हैं और आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस। तो द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 101 एंड 120। बिटवीन निकालना है तो 101 और 120 को काउंट नहीं करेंगे, तो बचे हुए जो नंबर हैं वो क्या होंगे? 102, 103, then 4, then 5, then 6, 7, 8, 9, 10। वैसे तो आपको ये वर्बली याद होने चाहिए कि 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच में कितने अभाज्य हैं, कितने भाज्य हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। तो 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। आगे पीछे वाले नंबर को नहीं लिया क्योंकि बीच के नंबर चाहिए। अब आप खुद से बताओ कि यहाँ कितनी भाज्य संख्याएं हैं। खुद से बताओ, ये इसको पॉज करो और आप खुद से काउंट करो कि यहाँ पे भाज्य कितनी संख्याएं हैं। भाज्य वो जो खुद के अलावा भी किसी और नंबर से विभाजित हो जाती है, मतलब आपको निकालना है क्या? कंपोजिट नंबर। तो अगर आप भाज्य निकालोगे तो बहुत सारे निकलेंगे, तो पहले आप अभाज्य निकाल लो। क्या निकाल लो? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य में से माइनस कर देंगे इनमें से तो बचेंगी क्या? भाज्य संख्याएं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। आप एक एक करके इस पे डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और सॉल्व करिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ आपको बताना है कि कौन सा क्या है? सही है। इसका मतलब इसमें क्या है? कुछ गलत कथन भी होंगे, और इसके जो ऑप्शन है वो डबल करके दे रखे हैं। मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर देती हूँ, ठीक है? क्या निकालना है आपको? कौन सा कथन सही है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अब आपको क्लियर होगा। तो पहला देखिए, अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होती है। क्या ये बात सही है? तो अगर मैं लिख लूं
2 + 3, तो ये हो गया क्या 5, एक अभाज्य आया। पर क्या ये 3 + 5 पे भी चलेगा? 3 + 5 होता है क्या 8 होता है, पर 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य ही हो, तो ये तो गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट इज अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। कैसे हो सकती है? 9 को देखिए आप, ठीक है, 15 को देखिए, ये 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है तो कैसी विषम, और कैसी है भाज्य भी है। तो ये भी हो गया क्या, ये वाला आपका करेक्ट। तो एक करेक्ट तो ये निकला, पर इसमें दो दो ऑप्शन है और चेक करना पड़ेगा। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, ये मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में ही कराया था कि इवन नंबर प्राइम सिर्फ एक ही होता है जो प्राइम भी है और इवन भी, विच इज 2। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। अगेन 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 दोनों ही नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट वाला आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 और 3। अगर वो सही नहीं है पूछता तब आप 1 और 4 वाला ऑप्शन लेते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, प्राकृतिक संख्याओं, मतलब ये प्राकृतिक मतलब कौन सी हो गई, नेचुरल नंबर हो गए। कौन से हो गए, नेचुरल नंबर। इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या नहीं है, सत्य नहीं है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब कौन सा फॉल्स है। आपको स्टेटमेंट कौन सा लेना है, फॉल्स वाला लेना है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मैंने आपको ये भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था और एससीएफ वाले में भी बताया था कि 1 जो होता है यूनिवर्सल डिवाइजर होता है, सभी को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अगर ये सभी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये सबका फैक्टर है या गुणनखंड है। क्लियर। तो ये बात तो हो गई आपकी ट्रू, तो ट्रू वाला तो हमको लेना नहीं है। अगेन एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, बिल्कुल सही बात है। संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण भाजक होता है। कैसे होता है, जैसे मैं अगर 20 की बात करूं तो यहाँ पे हो गया 4 × 5, 4 × 5 में ब्रेक किया, 4 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और 5 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 20 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 4 और 5। फैक्टर तभी होंगे जब वो संख्या को पूरा क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ये भी क्या हो गया, ट्रू, नहीं लेंगे। अगला, नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। देखो गुणनखंडों की संख्या क्या परिमित होती है, मैंने ये भी आपको डिस्कस किया हुआ है कि जब हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं गुणनखंड तो वो लिमिटेड होते हैं, और अगर हम निकालते हैं मल्टीपल तो वो कितने भी हो सकते हैं। आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि नेचुरल नंबर की कोई लिमिट नहीं है। नेचुरल नंबर अगर इनफाइनाइट है तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनफाइनाइट ही मल्टीपल आ जाएंगे। तो गुणनखंड कैसे होते हैं, परिमित। ये भी हो गया आपका ट्रू। ठीक। अब है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर है? आपको पता है कि 1 प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। उसने कहा कि कौन सा सत्य नहीं है, तो सिर्फ 4 सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य। मैंने आपको बताया था कि ये जो अभाज्य युग्म है ये क्या होते हैं, जिनका डिफरेंस क्या होता है, जिन दो प्राइम नंबर का डिफरेंस मतलब अंतर कितना होता है, 2 होता है। जैसे अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की तो 2 और 3 भी प्राइम है, बट इनका जो अंतर है वो 1 है, तो इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। लेकिन 3 और 5 ले लें और 5 और 7 ले लें तो ये क्या हुए, ये जुड़वा अभाज्य हुए, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। क्लियर है आपको ये बात। तो अब आप बताओ कि कौन कौन से होंगे 1 से 100 के बीच में। ये भी लर्न करने वाली बात है, बट मैं चाहती हूं कि आप खुद से इसको ट्राई करेंगे और क्या निकालेंगे, इसमें युग्मों की संख्या कैसे निकालनी है। जैसे पहला युग्म हो गया आपका 3 और 5 का, दूसरा हो गया 5 और 7 का, नेक्स्ट लाइन में होगा आपका 11 और 13 का, उसके नेक्स्ट में होगा 17 और 19 का। ठीक, इस तरह से आपको सारी चीजें निकालनी है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो पड़ेगा वो आपका 20 वाली लाइन में नहीं पड़ेगा,
वो होगा 29 एंड 31। देखो मैंने यहाँ कितने निकाल दिए, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए, पर निकालने कहाँ तक है हमें, 100 तक निकालने। तो अभी और भी निकलेंगे, ठीक है। ये आप खुद से निकाल के सारे देखेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको करेक्ट करेंगे। क्लियर, नहीं कर रही हूँ मैं ये भी सॉल्व। नेक्स्ट इज ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहां भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट को क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ये क्या सहचरी है, आपको पता है कि सहचरी क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। और आपको मैंने बताया था ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों पे सूट करता है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका ट्रू, नहीं हो सकता। देन डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, हमने ये भी किया था कि क्या डिवीजन एसोसिएटिव है, ये कभी भी डिवीजन पे और सब्ट्रैक्शन पे नहीं चलता, भाग पे और घटाने पे नहीं चलता। तो ये वाला हो गया आपका फॉल्स। फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए दोनों और चेक कर लेते हैं। 5/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 4/5। ये इस तरह से है, वो कह रहा है, ठीक है, इस तरह से वो कह रहा है कि 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या ये है। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो वो उल्टे हो जाते हैं, मतलब 5 था 1/5, अगर 5/9 है तो मतलब क्या होना चाहिए, 9/5 होना चाहिए। तो देखो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है 5 1 जा 5 और 4 9/5। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। क्लियर। अगर ऐसे पूछता कि 7/5 का क्या होगा तो हो जाता 5/7। देन रैशनल नंबर बिटवीन -7/10 एंड -3/5 इज -5/8। इस तरह के क्वेश्चंस में आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, दशमलव में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा। जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 0.7, माइनस का 0.7, फिर यहाँ पे आती हूँ तो हो जाएगा माइनस का 0.6। तो अब निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या ये वाला नंबर आता है कि नहीं आता है। तो 5/8 मतलब आपको क्या करना है, 5/8 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो कितने पे जाएगा, 7 जा नो 6 जा 48, कितना बचा 2। मतलब क्या आ रहा है, 0.6 तो आ रहा है, उसके साथ भी कुछ आएगा 2, ठीक। तो 0.62 तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है तो इधर से बढ़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर है। ऑप्शन जो आपका सेकंड था वो हो गया करेक्ट। क्यों, क्योंकि वो कथन सत्य नहीं है, डिवीजन एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज, तो देखिए यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर्स। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है। यहाँ भी आपको फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि सत्य नहीं है। डिवाइजर इज कम्यूटेटिव, डिवाइजर कुछ भी नहीं होता, ना कम्यूटेटिव होता है ना एसोसिएटिव, तो ये तो हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया था यस, तो ये हो गया ट्रू। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्या सब्सट्रैक्शन क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यस ट्रू। तो आंसर कौन सा आया, ए, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है और आपसे क्या पूछा, सत्य नहीं मतलब असत्य। यस तो आपको एक बात और समझनी है कि जब आपको कॉम्बिनेशन ना दिया जाए एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे ऑप्शन ए बी सी डी दे दिया और नीचे इसके बाद अगर वो ऐसे देता कि ए एंड बी, ठीक है, या बी एंड सी, इस तरह से जब ऑप्शन दिए होते हैं तब वहां पे हमें सारे के सारे क्या करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक स्टेटमेंट हमें सत्य नहीं वाला मिल गया तो नीचे भी कोई एक और मिल जाए। पर जब यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन है और पहला ही निकल गया क्या, फॉल्स, तब आपको सीधा टिक करना है, बाकी ऑप्शंस तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि बाकी ऑप्शन सिर्फ तब चेक करते हैं जब आंसर में आपको क्या दे दिया जाए, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाए 2 2 3 3 का, तब आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। बट हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ ऐसे सिंपली आ जाए और 4 में से एक ही टिक करना हो, तो अगर आपको पहला वाला दिख गया तो आप उसी पे टिक करके आगे मूव कर जाएंगे। सेव योर टाइम, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस में टाइम लगा सको जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज yes, which of the following rational numbers lie between -7/10 and -1/4। तो ये दोनों ही नंबर कैसे हैं,
निगेटिव नंबर हैं। क्या आपको पता है कि निगेटिव नंबर किस साइड में होते हैं? तो 0 रह गया बीच में, और यहाँ हो गए सारे निगेटिव नंबर, और यहाँ हो गए सारे पॉजिटिव नंबर। ओके, दो निगेटिव नंबर के बीच के नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब वो दोनों ही नंबर इस साइड में होंगे, ना तो उनके पास 0 होगा और ना ही आगे के नेचुरल नंबर। कौन से वाले? प्लस वाले। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या कहीं ऑप्शन में आपको 0 या कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं दिख रहा? ये आपको बताता है कि आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है उन ऑप्शंस को जो हो ही नहीं सकते। उससे आपको आंसर को निकालने में इजी होगी और आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ दो नेगेटिव नंबर के बीच में 0 कहाँ से आ गया? है ही नहीं, वो तो नंबर लाइन में, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं देखूंगी, पॉजिटिव नंबर भी नहीं हो सकता। ये सारे निगेटिव, ये सारे निगेटिव, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो अब बचे क्या ऑप्शन? एक बचा ये और एक बचा ये। ठीक, इसमें कैसे करना है कि आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आप इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, 0.7 माइनस का, और यहाँ पे 1/4 है, तो आपको क्या करना है, 4 से 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 जा हो गया 8 और 5 जा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.25। मैंने करके भी दिखा दिया, 0.25। तो आपको किन दोनों के बीच में नंबर चाहिए? एक तो -0.25 वो यहाँ कहीं होगा, और -0.7 वो और इधर कहीं होगा। ठीक है, इस साइड में। क्लियर? तो फिर आप अब देखो कि पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप ये वाला खुद से देखेंगे। ओके, चलो आप कहोगे कि मैम सारे क्वेश्चंस में आप ऐसे ही बोलती हो कि खुद से कर लेना, ये तो हमें समझ ही नहीं आया है ना, कुछ लग रहा है टिपिकल, राइट? कोई नहीं, मैं आपको एक और हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे था नंबर हमारे पास -0.7 और यहाँ पे था -0.25, तो ये 2 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, तो इसको भी क्या बना लेंगे, 2 डिजिट बना लेंगे। अब इनके बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं वो देखना है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, सब कुछ जो भी काम सीटेट में आपको करना है, ये आपके लिए की पॉइंट है कि जो भी काम करना है आपको ऑप्शंस को दिमाग में रख के करना है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? एक तो बी है और एक डी बचा, 2 तो हमने इसको पहले ही कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे भी आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कि ये -2/3 इसमें भी है, -3/5 इसमें भी है, यहाँ पे भी -2/3 है और यहाँ पे भी -3/5 है। ठीक है, दोनों में सेम है, इसका मतलब जो सिर्फ एक डिफरेंस इनमें है वो क्या है, 5/-8 और 3/4। कौन कौन सा? 5/8 एंड 3/4। अपनी किससे, स्मार्टनेस से आपको ऑप्शंस को हटाते जाना है। यहाँ पे हमें तीनों नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही यहाँ तीनों नंबर्स को चेक करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 5/8 और 3/4 अलग था, उसको ले लिया। अब इन दोनों नंबर को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे 5/8 को, कर ही देती हूँ मैं आपके लिए, पॉइंट लगाया और 0 लगाया। ठीक है, कितने बार पे जाएगा ये, 6 × 48, डिवाइड किया, 2 बचा, पॉइंट लगा ही है, 0 लगाया, 8 × 2 = 16। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, क्योंकि 2 डिजिट तक हमें देखना है। क्या आ गया, 0.62। अगर इसको करूँगी तो ये आ जाएगा 3/4 को करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 4 × 7 = होता है 28, एक 2 यहाँ भी बचता है, 0 लगाएंगे और 5, क्या आ गया, 0.75। क्या आ गया, 0.75। यस, अब ध्यान से देखो, लिमिट क्या चाहिए, 0.70 से 0.25 तक। तो 25 से इधर की साइड जा रहे हैं और नंबर बढ़ रहे हैं, पर ध्यान से देखो, ये 770 था और ये 75 है, ये नंबर बड़ा हो गया। तो बड़ा नंबर तो इसके बीच में आने वाला नहीं है, वो तो रेंज से ही बाहर चला गया। आपके पास क्या बचा, ये वाला बचा, मतलब कौन सा, 5/8। ये ऑप्शन भी हो गया क्या, रॉन्ग। ठीक है, मैंने इसीलिए करा, इसको सॉल्व करने की बात नहीं थी, बात ये थी कि सॉल्व करना ही क्यों है।
ज़्यादा टाइम क्यों लगाना है? जब हम छोटे कम टाइम में, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा टाइम क्यों लगाना है? इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आप ऑप्शंस को क्या करेंगे? कट करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी इसमें आपको, कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि मैम ने इसको समझाने में 4 से 5 मिनट ले लिए, ठीक है, 3-4 मिनट ले लिए। क्या हम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है टॉपिक पे, तो आप क्या करोगे? बहुत फास्ट करोगे इसको। 30 to 40 सेकेंड्स में आपका ये आंसर आ जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है या नहीं की है, तभी आप इस तरह का दिमाग चला पाओगे। ठीक है, ये दिमाग चलाने के लिए हमें क्या करना है? हर एक क्वेश्चन में अलग तरीके से लगता है, तो उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन इतना लेंदी था नहीं, बट समझाने में क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। यस, इसमें भी देखो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, नीचे कॉम्बिनेशन नहीं है, तो डायरेक्टली आपको एक टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? असत्य ढूंढना है। 0 क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर है? अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं तो 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे -1, -2, -3। मैं बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है आप कितना पढ़ते हो। ठीक, अब यहाँ से देखो, 0 से ही स्टार्ट होते हैं क्या? होल नंबर्स। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया आपका? 0। और नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट क्या हो गया? वो हो गया 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। द प्रेडिसेसर ऑफ 208090 इज दिस 208089। अब देखो कि प्रेडिसेसर या पूर्ववर्ती क्या होता है। तो अगर मैं 3 का पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाला निकालूं तो क्या होगा? 2 होगा। क्या किया मैंने? 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 2। इसका मतलब जब भी प्रेडिसेसर निकालना है तो आप क्या कर दोगे? 1 घटा दोगे, 1 कम कर दोगे। और अगर सक्सेसर, इसके साथ आप सक्सेसर भी देखो, अगर सक्सेसर निकालना है तो आप +1, सक्सेसर मतलब आगे आने वाला, सक्सेस कहते हैं ना, आपको आगे लेके जाती है, तो सक्सेसर मीन्स +1। इसको शायद अनुवर्ती कहते हैं, कंफर्म नहीं है पर आप देख लेना। ठीक है, सक्सेसर हो गया +1। कैसे? अगर 3 का सक्सेसर आगे आने वाला निकालना है तो 4 है, तो वो क्या किया हमने? 4 कैसे आया? +1 करके। तो देखो क्या 90 में से -1 प्रेडिसेसर है, तो -1 करेंगे कितना आया? 89। बाकी डिजिट सेम है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। देन ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल नंबर किसके पार्ट हैं? होल नंबर के। ये भी फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, तो ये भी हो गया ट्रू। बचा कौन सा? ये देख लो इसको भी। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। क्या हमेशा? हाँ, परिवर्ती, नॉट अनुवर्ती, इट इज परवर्ती। ओके, तो क्या कह रहा है कि अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या ही होती है। आपको 2 अंकों की संख्या दे दी और उससे कहा कि सक्सेसर निकालिए, ठीक है, या फिर परवर्ती निकालिए, तो आप क्या करोगे? +1 करोगे। कितना आया? 39। तो आपने कह दिया कि ये 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, और ये भी 2 अंकीय संख्या है। इसका मतलब ये बात सही है? नहीं है, क्योंकि जब आप 99 में +1 करोगे तो कितना आएगा? 100। ये तो कितनी हो गई? 3 डिजिट की हो गई। तो जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट आएगा जिसमें ऑलवेज लगा होगा या सदैव लगा होगा, आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वही स्टेटमेंट आपका मोस्टली केसेस में 99.99%, इतना बड़ा परसेंटेज है, जहां पे भी आपको ऑलवेज या सदैव दिखे, आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है। सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं लेना है, 2-3 एग्जाम्पल लेने। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल्स, मीन्स यही वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्लियर है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड प्रॉब्लम? देखो ये जो टर्म है, ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा आपका पेडागोजी भी मिक्स कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है, ये बताना है कि ये क्लोज एंडेड प्रॉब्लम है या फिर ओपन एंडेड प्रॉब्लम है। तो ये क्या होते हैं? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्या होते हैं? अब देखो इसके ऑप्शन से ही मैं आपको समझा देती हूँ। पहला ऑप्शन है
राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 5। फिर वही बात, ड्रॉ आपको हमेशा जब भी आपको नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन मिलेगा आप हमेशा क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, उससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो क्या था, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 5, 5 से लेस देन, ठीक है, ये है 5 से कम वाले, और इंटीजर तो ये सारे ही हैं, मतलब निगेटिव तो सारे ही हो गए, और पॉजिटिव में कौन सा, 5 से कम वाले, मतलब 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, कितना भी आगे तक इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे 5 से कम वाले इंटीजर अगर आप बच्चों से पूछोगे, बहुत सारे बच्चों से पूछोगे, तो हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि 0 1 2 3 4, ठीक, 4 चाहिए तो चलो 4 बोल दिया उसने यहाँ तक। फिर दूसरे बच्चे से आपने पूछा, हो सकता है वो ये कह दे 2 3 -1 -2, आप ये तो नहीं कहोगे कि ये रॉन्ग है, जब सारे ही इधर वाले आपके 5 से कम वाले क्या हैं, सारे कैसे हैं, पूर्णांक हैं, छोटे, 5 से छोटे, तो बच्चा तो कोई भी आंसर देगा ना, इसका कोई फिक्स आंसर तो है नहीं, तो आप दोनों बच्चों को करेक्ट बोल सकते हो, ठीक। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर कुछ भी आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड। क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड, क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। 5/7 का इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्य, समान। तो 5/7 के समान कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो एक आ गई 10/14। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15/21। ये सारी ही इसकी क्या है, समतुल्य भिन्ने हैं। समतुल्य भिन्ने निकालने के लिए क्या करते हो आप, एक एक करके नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पहले से ही 1 से मल्टीप्लाई हो रखी है, देन 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इन्फिनिटी तक कितने भी आप मल्टीपल निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल अगर इन्फिनिटिव हो सकते हैं तो तुल्य भिन्न भी इन्फिनिटिव हो सकती है। तो यहाँ भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई भी निकलेगा, तो ये भी हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। कोई बच्चा बोलेगा कि ये है समतुल्य भिन्न, कोई बच्चा बोलेगा ये वाली है समतुल्य भिन्न, तो वो तो आंसर क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। इसका मतलब वो कैसा है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। देन लिस्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/11 एंड 10/11। आपको क्या निकालना है, 5/11 और 10/11 के बीच में क्या निकालने हैं, 4 परिमेय संख्याएं। तो इसके बीच में 4 परिमेय संख्याएं सिर्फ ये थोड़े ना हुई कि 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। बेटा हर एक नंबर के बीच में, हर एक नंबर के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आपको याद रखना है कि दो नंबर्स जैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। बहुत सारी मतलब इनफाइनाइट। कैसे, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, और इस 1.1 के और 1.2 के बीच में भी इनफाइनाइट। आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये 4 भिन्ने नहीं होंगी, और भी बहुत सारी भिन्ने होंगी। तो ये भी ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द 4 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 104 एंड 109। देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको अच्छे से देखो। यस, तो देखो 104 और 109, इसके बीच में क्या निकालने हैं, 4 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर निकालने हैं। तो ये कितनी निकलेंगी, ये निकलेंगी 5, 6, 7 और 8। ठीक, यहाँ पे उसने परिमेय संख्या नहीं पूछा, क्या पूछा है, प्राकृत संख्याएं पूछा है। तो वो तो सिर्फ ये 4 ही हुई ना। तो इसका मतलब जिस भी बच्चे से आप पूछोगे वो यही कहेगा 104 और 109 के बीच में 105, 6, 7 और 8 आते हैं। ये आंसर जो कैसा है, फिक्स है। जो कैसा है, फिक्स है। सभी बच्चे एक जैसा ही आंसर देंगे। जैसे ताजमहल कहाँ पे है, तो सभी बच्चे कहेंगे कि वो आगरा में है। ठीक है, क्या कहेंगे, आगरा में है। समझ आया। तो ये हो गया आपका क्या, क्लोज्ड एंडेड।
ठीक है, इसका एक ही आंसर होता है, तो ये हो गया आपका क्या, क्लोज एंडेड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया? ये आपको और भी उसमें सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेगा, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, विच वन इज करेक्ट। एक विद्यार्थी ने क्या किया, परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों की क्या बनाई, सूची बनाई, तो उसमें कौन सा सही है। ठीक है, उस बच्चे ने आपको परिमेय संख्याओं को बताया कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें से उस बच्चे की कितनी बातें ठीक हैं। मैं बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन नहीं है, ए बी सी के साथ में क्या है, कॉम्बिनेशन लगा दिया, तो हो सकता है ए और सी हो सकता है बी और ए हो, है ना, या फिर सिर्फ बी और सिर्फ सी हो। ठीक, तो आपको इसमें सारे चेक करने पड़ते हैं। मैंने बताया था जब कॉम्बिनेशंस आएंगे तो यू हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस। तो फर्स्ट इज रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है। बताओ क्या एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है? बिल्कुल होता है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका करेक्ट। जीरो इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्या जीरो परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जीरो को भी तो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या, रैशनल नंबर। ये वाला ऑप्शन क्या है, क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ नॉट बोल दिया, इसलिए ये नहीं है, सही नहीं है। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल, सभी भिन्न क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, क्योंकि फ्रैक्शन भी इसी फॉर्म में होता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये भी तो फ्रैक्शन है, तो ये भिन्न भी है। ये देखो, ये वाली भी भिन्न है, ये वाली भी भिन्न है, और ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये परिमेय संख्या भी है। क्लियर है? फ्रैक्शन भी है और भिन्न भी, तो ये वाला हो गया करेक्ट। अब ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ओके, समझ आया आपको? अब देखते हैं कौन सा। यस, एट अपर प्राइमरी स्टेज एज पर NCERT विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर नंबर सिस्टम। ध्यान से देखो, NCERT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 की बात हो रही है। 6 to 8 की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है, कौन से टॉपिक बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो पढ़ाने वाले कौन से हैं, भिन्न हम पढ़ाते हैं बच्चों को। एक्सपोनेंट्स पावर यानी कि घातांक और घात भी पढ़ाते हैं। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट, ठीक है, ये देखो ये सारे 8th के चैप्टर्स हैं, और ये वाला तो मेरे ख्याल से आपका 4th स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो जाता है, 3rd 4th में, है ना, और ये 7th 8th में। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका एक क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है क्या, इमेजिनरी। और इन इमेजिनरी नंबर को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कैसे होते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर? ये होते हैं आयोटा की फॉर्म में। मतलब अगर i इंटू आई करेंगे तो वो हो जाएगा -1, मीन्स आई स्क्वायर इज -1, तो i की वैल्यू हो जाएगी रूट में -1। इस तरह की इमेजिनरी नंबर्स को हम पढ़ते हैं किसमें, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। बाकी ये सारे हो गए रॉन्ग इसलिए क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा नहीं सम्मिलित है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्याएं या काल्पनिक नंबर हम कहाँ पढ़ते हैं, 11th 12th में। ये टॉपिक है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट इज यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको असत्य कथन निकालना है। देखते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो ऑप्शन है वो नहीं है, तो इसलिए आपको क्या चेक करना है, सीधे यही चेक करने हैं, और अगर एक ठीक हो जाता है तो आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर विच डजंट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्या कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है? कोई भी ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करता? बताइए आप। हाँ जी, तो समझ आए आपको क्या कह रहा है ये? कोई ऐसी भी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, 0 की, ठीक है, तो 0 का व्युत्क्रम मतलब क्या, 1/0, राइट, क्योंकि आपको पता है 5 का क्या हो गया,
1/5, तो 0 का क्या होगा 1/0, तो 1/0 तो कोई वैल्यू होती नहीं है, इसका आंसर तो क्या आता है नॉट डिफाइंड, है ना। तो आपको पता चल गया कि हाँ 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो एग्जिस्ट करता है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। नेक्स्ट इज देयर आर ओनली 2 रैशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। क्या ऐसे कोई 2 नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो खुद ही होंगे। तो अगर मैं 0 की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया ये तो नहीं होगा। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का व्युत्क्रम 1/1 हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या है 1, तो व्युत्क्रम भी क्या है बिल्कुल खुद ही है वो नंबर, ठीक है, स्वयं अपना ही क्या है व्युत्क्रम। लेकिन इसके अलावा आप कोई भी नंबर लेते हो, जैसे अगर मैं मान लो ले लेती हूँ -1, तो -1 भी क्या हो जाएगा -1/1, तो ये भी हो गया क्या -1, ठीक है। इसका मतलब 1 और -1। बट आपको अगर ये पूछ ले कि रैशनल नंबर, देखो इंटीजर्स की बात इसने कर दी है, क्योंकि रैशनल नंबर सारे इंटीजर्स की बात पे आ जाते हैं, तो -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, अपना क्या व्युत्क्रम, ठीक। तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका हो गया क्या ट्रू। नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज -9/8। क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप साइन चेंज कर देते हो? नहीं, आप सिर्फ क्या करते हो, उल्टा कर देते हो, व्युत्क्रम कर देते हो। मतलब 8/9 का क्या हो जाता है 9/8। इन्होंने साइन भी चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अब लास्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि 3/8 किस किस के बीच में आ रहा है, 1/4 और 1/2। तो 1/4 होता है 0.25, 1/2 होता है 0.50। इनके बीच में देखना है कि 3/8 आता है कि नहीं, और 3/8 कितना होता है 0.37 समथिंग, ठीक। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में, ठीक। तो हो गया ये भी क्या ट्रू। तो फॉल्स स्टेटमेंट आपको कौन सा मिल गया, ऑप्शन 3 करेक्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, तो आपको सारे ऑप्शन समझ आ जाएंगे कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। आपको फिर से बताना है कौन सा कथन, असत्य कथन बताना है। कौन सा बताना है, असत्य, मतलब लॉन्ग टर्म्स कौन सा है, ठीक है। अब फिर से आपको क्या करना है, स्मार्ट बनना है और ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है उसको हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो काफ़ी बड़ा है, उसको हमें वर्ड मास से सॉल्व करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, वर्ड मास। तो ये हो गया आपका क्या, टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सेकेंड वाले में भी यही है कि इतने इतने एंड इतने रैशनल नंबर्स किसके बीच में आ रहे हैं, -1 इसके, ठीक है। तो आपको बताना है क्या कि ये वाला जो नंबर है ये इसके बीच में है या नहीं है। तो ये भी बाद में देखेंगे, पहले किसको देख लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को। तो यहाँ पे -3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6 माइनस का, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3/5 0.5 समथिंग, ठीक। ये भी है माइनस का। आपको पता है कि माइनस का नंबर हमेशा बड़ा वाला क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर ये बड़ा है इसका मतलब ये यहाँ पे छोटा है, क्योंकि साथ में माइनस का क्या लगा है, साइन लगा है। इसका मतलब ये तो हमारा क्या है, ट्रू है। ये तो ट्रू है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 3/8। तो अंतर किसका निकालना है, 5/7 एंड 3/8। 3/8 इसका डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, दोनों का एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा, 7 8 56। को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। 7 8 56, तो 8 5 हो गया 40, माइनस 8 कितना 7 तो 7 3 हो गया 21। कितना आया, ये आ गया आपका 9, एक सेकेंड, 19/56। क्या आंसर आया, 19/56, और वो क्या कह रहा है, 17/66। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, और हमें फॉल्स वाला ही चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन 4। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन को सॉल्व करने की नीड नहीं हुई। अगर कॉम्बिनेशन देता नीचे इसके कि A B C D टाइप, तब आप क्या करते,
फिर आपको सारे ही सॉल्व करने पड़ते। कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है तो जो आपको लग रहे हैं कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, पहले आप उनको चेक कर लो, क्या पता उनमें से ही कोई ऑप्शन हो। ओके, मैं आपको यहाँ पे ये चीजें इसलिए बता रही हूँ जिससे आपका टाइम सेविंग हो सके, ठीक है, और जो क्वेश्चन लेंदी हैं उनमें आप उस टाइम को कंट्रीब्यूट करो। क्लियर है? तो ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो अब आपको करनी है इस पे क्या, भर भर के प्रैक्टिस। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। ओके।